Good morning, students. Today's topic is preamble. भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। भारत के संविधान सभा के समक्ष सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार करते हुए उसमें संशोधन करते हुए उद्देशिका तैयार की, जिसके आधार पर आज आपके सामने संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना प्रस्तुत है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अब हम संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों की एक एक कर व्याख्या करते हैं। आप उसे ध्यान से देखें और समझें। परीक्षा में आपसे किन्हीं 3 शब्दों को, किन्हीं 4 शब्दों की व्याख्या या 5 शब्दों की व्याख्या पूछी जाती है। सबसे पहले आप यह जान लें कि जो मौलिक संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना बनाई गई थी, उसमें एक बार संशोधन किया गया सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। इसका मतलब हुआ कि भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने ही किया है, अर्थात जो भारत के लोगों ने विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों को चुना था, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने मतदान का प्रयोग करते हुए संविधान सभा के सदस्यों का चुना था। तो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण जरूर किया है, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ने किया था। इस संविधान सभा की नियुक्ति किसी राजा या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की थी। इस तरह से हम मानते हैं कि भारत के लोगों ने ही अप्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान का निर्माण किया है। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। आप अपने से जुड़े हुए नौकरी कौन सी करनी है, धर्म कौन सा अपनाना है, व्यवसाय कौन सा अपनाना है, इत्यादि किसी भी मुद्दे पर आप अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं।
कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। भारत सरकार स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है। भारत सरकार किसी देश के साथ उसकी विदेश नीति कैसी होगी, किसी देश के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, यह सब भारत सरकार को विश्व की कोई सरकार आदेश नहीं दे सकती। अर्थात भारत सरकार किसी दूसरे देश के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकती है। समाजवाद, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। अर्थात समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, इसलिए समाज में उसका बंटवारा होना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को यह प्रयास करना है कि जो समाज में संपदा है उसका न्यायपूर्ण ढंग से समानता का ध्यान रखते हुए सभी लोगों के बीच बराबर उसका बंटवारा हो। सरकार यह भी ध्यान रखे कि जमीन और उद्योग धंधों पर किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार के बजाय समाज का अधिकार हो और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त किया जाए। जैसे आर्थिक असमानता को लेते हैं, जैसे गरीब जो हैं उन्हें कर मुक्त रखा गया है, जिनकी आमदनी जितनी ज़्यादा है उनसे कर की दर उनके लिए उतनी ही ज़्यादा है। जैसे 10% टैक्स, 20% टैक्स, 30% टैक्स, 5% टैक्स इत्यादि। इससे हम अमीर और गरीबों के बीच बढ़ रही असमानता को कम कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपका जन्म किसी भी धर्म में हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू धर्म में जन्म लिए या मुस्लिम धर्म में लिए, सिख धर्म में लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो जिस धर्म में जन्म लिए उसको मानिए, चाहे तो आप दूसरे धर्म को मानिए या दूसरे धर्म को अपनाइए, या अपने धर्म से संबंधित पूजा पाठ विधि या लिटरेचर को बढ़ावा दीजिए। यह तमाम चीज़ों की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। अर्थात भारत न तो हिंदू राष्ट्र है न ही मुस्लिम राष्ट्र है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस के देशों में, जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया, श्रीलंका को बौद्ध राष्ट्र घोषित किया गया, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत ने किसी धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं घोषित किया और भारत ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं आचरणों को समान सम्मान देने का मतलब ये नहीं है कि धर्म के आड़ में हम यदि कोई गलत मान्यता आचरणों को फैलाने का प्रयास करते हैं तो सरकार उसे आश्रय देगी। नहीं, सरकार को पूरा अधिकार है कि सरकार ऐसे धार्मिक मसलों में, ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करे जिसमें जो समाज के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जैसे 3 तलाक व्यवस्था, दहेज प्रथा, कन्यावध, भ्रूण हत्या, ये तमाम मुद्दों को आप ध्यान रख सकते हैं। सरकार धार्मिक मान्यताओं, अच्छी जो मान्यताएं हैं जो समाज के लिए द्वारा स्वीकार हैं, ऐसी मान्यता आचरणों का पूरा सम्मान करेगी। लेकिन जो गलत हैं उसमें हस्तक्षेप कर उसे सुधारने का भी प्रयास कर सकती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत के सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यदि वह योग्यता रखता है तो उसे चुनाव लड़ने का, मतदान करने का, राजनीतिक पार्टी बनाने का इत्यादि पूर्णता अधिकार, उसे इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके पास योग्यता नहीं है तो आप इस अधिकार की मांग नहीं कर सकते। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। सरकार का चुनाव, शासक का चुनाव जनता करती है। जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा और विधान परिषदों का चुनाव जनता करती है। नगर पालिका का चुनाव, पंचायतों का चुनाव, इनमें जो लोग चुनकर जाते हैं वे 5 सालों तक शासन करते हैं। 5 साल तक उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन जनता करती है और जब 5 साल बाद ये लोग फिर से चुनाव मैदान में आते हैं तो जनता यह देखती है
क्या वह उनके कार्य समाज और देश हित में हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो हो सकता है कि जो पार्टी सत्ता में थी उसी पार्टी को दोबारा चुनाव जिताकर पुनः सरकार बनाने का मौका दें। और ऐसा उन्हें लगता है कि नहीं, सरकार ने सही काम नहीं किया है, तो हो सकता है वह जनता जो है वो उस सरकार के विपक्ष में मतदान करे और ऐसी दूसरी पार्टी को मौका दें जो अगली सरकार बनाए और जनता के हित में काम करे। इस प्रकार लोग अपने शासक का चुनाव तो करते हैं, चुने गए शासक जनता के प्रति जवाब दें। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। लोकतंत्र में सरकार मनमाने तरीके से कार्य नहीं करती। संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक नियम हैं, संविधान में कानूनों का उल्लेख है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। उन तमाम नियमों के अनुसार ही सरकार कोई भी फैसले लेती है या सरकार कार्य करती है। गणराज्य का अर्थ है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। अर्थात यहाँ पर राजतंत्र नहीं लागू है, यहाँ गणराज लागू है, गणतंत्र। अर्थात यहाँ के जो शासन के प्रमुख हैं, जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी, उनका चुनाव जनता द्वारा होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, उनका चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो शासन के जो प्रमुख होंगे वो किसी वंश या किसी राज खानदान से नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति को ही शासन का प्रमुख माना जाएगा जिस पर जनता का विश्वास हो और जनता ने मतदान के माध्यम से उन्हें चुनाव जिताया। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए जाएंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए जाएंगे। सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर या आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार से का उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उनके साथ न्याय किया जाएगा। उन पर ऐसे कानूनों की बंदी से नहीं होगी जो संवैधानिक नहीं। और सरकार यह सुनिश्चित करेगी नियम और कानून के अनुसार कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस बात का ध्यान रखना है। इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अर्थात लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने, अभिव्यक्ति का माध्यम कई हो सकते हैं, जैसे आप बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, कार्टून बनाकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, गीत संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, भाषण के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास और धर्म की उपासना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म पे विश्वास कर सकते हैं, किसी भी मत पे विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं आपको आज़ादी, इन तमाम सुविधाओं की आपको आज़ादी है। इस पर सरकार असंवैधानिक तरीके से पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन जहाँ सरकार को यह लगता है कि आप अपनी स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग कर रहे हैं तो सरकार संवैधानिक नियमों के अनुसार आप पर पाबंदी लगा सकती है। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अर्थात देश में कानून का राज लागू है। राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी पर संवैधानिक कानून बराबर समान रूप से लागू है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एक ही अपराध के लिए जो सजा एक गरीब को है वही सजा एक अमीर को भी मिलेगी। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा और सरकार समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। अगर आप समान योग्यता रखते हैं तो आपको समान अवसर है। जैसे नौकरी में समान अवसर की बात करें, अगर आप योग्यता नहीं है और आप ये चाहते हैं कि हम उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है, तो वहाँ पर आपको समानता नहीं प्राप्त है। वहाँ पर आपको समानता नहीं प्राप्त है। आपको समानता तब प्राप्त है जब आप समान योग्यता रखते हैं, तो आप समान अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
वेतन में समानता, महिला हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन है, कोई भेदभाव नहीं है। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। केवल आप भारत के नागरिक हैं तो आपके ऊपर समानता का अधिकार लागू होता है, समता के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाएगा और आपके ऊपर आपको देश के जैसे बाकी नागरिक संवैधानिक नियमों का पालन कर रहे हैं वैसे आपको भी पालन करना होगा। बंधुत्व, हम सभी ऐसा आचरण जैसा कि हमें एक परिवार के सदस्य, हमें अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा समाज में ऐसी विचारधारा नहीं फैलानी है जिससे कि समाज में विद्वेष फैले, समाज में हिंसा उत्पन्न, समाज में विद्रोह उत्पन्न। हमें ऐसा आचरण करना है जिससे हम सभी एक परिवार के सदस्य जैसे लगे, हम सभी मिलजुल कर रह सके, हम सभी शांति के साथ रह सके, हम सभी विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। हमारे अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं रखते तो निश्चित तौर पे हम समाज के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर नहीं मानता। जब हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानने लगते हैं, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को कम मानने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए दूसरे नागरिकों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर ना माने। हम सब बराबर हैं, हमारे ऊपर समान कानून लागू है, हम सब से एक जैसे हैं, तो हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना पनपे और हम सब मिलकर देश और समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही यह प्रस्तावना के प्रमुख बिंदु को समाप्त करते हुए, अगर आपको प्रस्तावना के किसी शब्द पर कोई समस्या है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपको होम असाइनमेंट देंगे। होम असाइनमेंट जो दिया जाएगा उसे आप कॉपियों में सॉल्व करने का प्रयास करें और आप प्रस्तावना को भी अपनी कॉपी में लिखें। सारे शब्द जो हमने लिखे हैं उन शब्दों को लिखें और शब्दों की व्याख्या याद करने का प्रयास करें समझकर, ताकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब आप दे सकें। धन्यवाद।